कोमल और साक्षी दो बहनें थी। कोमल की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हुई थी। वहीं सोनाक्षी की शादी गरीब परिवार में हुई थी। दोनों ही बहनों में बड़ा प्यार था। ऐसे ही एक दिन कोमल सोनाक्षी को फोन करती है और उससे बोलती है, कैसी हो मेरी बहन तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। हाँ, सोच रही हूँ कुछ दिन तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाऊँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, आ जाओ। मेरा भी तुम्हारे साथ थोड़े दिन मन लग जाएगा। शाम को मेरे पति आते हैं तो मैं बात करती हूँ उनसे, फिर तुझे दोबारा कॉल करके बता दूंगी। इतना कहकर कोमल फोन को रख देती है। शाम को कोमल का पति सूरज घर पर आता है। काम में बिजी होने की वजह से सूरज कभी खुलकर कोमल को वक्त नहीं दे पाता था, जिस वजह से उन दोनों की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तभी कोमल बोलती है, मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन सोनाक्षी के घर जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चले। सारा दिन आप काम में बिजी रहते हैं, कुछ दिन चलते हैं ना। कोमल, तुम पागल हो गई हो क्या? इतना ऐशो आराम छोड़कर अपनी गरीब बहन के घर जाना चाहती हो? अरे एक दिन भी चैन से नहीं रह पाओगी वहाँ पर। जी ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मेरे साथ चलिए ना। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, एक बार बस मेरे साथ चल लीजिए। ठीक है, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, चलूंगा तुम्हारे साथ। जहाँ एक तरफ कोमल सूरज को अपनी गरीब बहन के घर जाने के लिए मना लेती है, वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी अपने पति जतिन से बोलती है, जी सुनिए ना, मेरी बहन कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे रहने आ रही है। वैसे तो हमारे हालात किसी से छुपे ही नहीं है कि हम कितने गरीब हैं, लेकिन फिर भी हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे ताकि वो खुश रहे। सोनाक्षी, अगर तुम उन लोगों को ना ही कर देती तो ज़्यादा अच्छा होता। वो लोग आकर हमारा मजाक ही बनाएंगे। जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहन ऐसी नहीं है, आने दो। अमीर बहन जब गरीब बहन के घर आएगी ना तो उसकी मेहमान नवाजी देखकर उसको हमेशा याद करेगी और हर बार मेरे ही पास आएगी छुट्टियां मनाने के लिए। ऐसे अगले दिन कोमल सोनाक्षी को फोन करके उसे अपने और सूरज के आने की खबर दे देती है। सोनाक्षी भी अपने छोटे से गरीब घर में तैयारियां करने में लग जाती है। सूरज और कोमल दोनों ही सोनाक्षी के घर पर पधारते हैं। सोनाक्षी दोनों की आरती उतारकर अपने घर में उनका स्वागत करती है और बोलती है, आइए, मेरे छोटे से गरीब खाने में आपका स्वागत है। सोनाक्षी का टूटा फूटा सा घर देखकर सूरज का थोड़ा मुंह बन जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद सोनाक्षी मिट्टी के ग्लासों में ताजा ताजा ठंडी छाछ लेकर आती है और उन दोनों को दे देती है और बोलती है, ये लीजिए, आप लोग ठंडी ठंडी छाछ पी लीजिए। गर्मी के दिनों में ये बहुत अच्छी रहती है। मैं खुद आपके लिए अपने हाथों से बना के लाई हूँ। मसाले भी ना सारे घर के पीस के डाले हैं। अरे ये तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे ना छाछ पसंद नहीं है, तो आप मेरे लिए सादा पानी ले आइए। जी मैं अभी लेकर आता हूँ, ये लीजिए। सूरज एक घूंट छाछ का पीकर बाकी का ग्लास यूं ही रख देता है। दोनों बहनें आपस में बात करने लग जाती हैं। जतिन भी सूरज से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी अमीरी का मारा सूरज जतिन से ढंग से बात नहीं करता। रात का वक्त हो जाता है। सोनाक्षी फटाफट से चूल्हा जलाती है और उस पर दाल चढ़ा देती है, जिसके बाद वो चावल और आलू का चोखा बनाती है। जतिन जमीन पर एक सुंदर सी चादर बिछा देता है और कुछ बर्तन जो ज्यादा बेहतर हालत में नहीं थे वो उन चादरों पर उसे सजा देता है। सोनाक्षी सभी को दाल भात चोखा परोसती है, जिसे देखकर जतिन कहता है, ये क्या बनाया आपने? सिर्फ दाल, चोखा और सलाद का है, और कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? और रोटी पे घी भी नहीं लगा हुआ है। जी हम गरीबों के घर में जितना था हमने उससे ज़्यादा किया। आप एक और खाकर तो देखिए, चूल्हे की रोटी भी बिना घी के बहुत स्वादिष्ट लगती है। सूरज, क्या तुम भी? अरे एंजॉय करो ना, देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इस खाने की, और तुम हो कि सलाद और घी ढूंढ रहे हो। डिलीशियस, अमेजिंग, इतना अच्छा खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। सच में मजा आ गया खाना खाकर। कोमल की बात सुनकर सूरज का मुंह फिर से बन जाता है, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले चुपचाप जैसे तैसे खाना खा लेता है। इसके बाद सोनाक्षी और जतिन तो खाट के ऊपर कोमल और सूरज के सोने का प्रबंध कर देते हैं और खुद अपने लिए आंगन में जमीन पर चटाई बिछा लेते हैं। तभी कोमल सोनाक्षी के पास जाती है और उससे बोलती है, सोनाक्षी, तू बाहर क्यों लेटी है, और वो भी जमीन पर? हमें अंदर खाट पर सुला दिया क्यों? अरे क्योंकि तुम लोगों को जमीन पे सोने की आदत नहीं होगी ना, इसलिए। और हमें वैसे भी प्राकृतिक हवा, खुला आसमान बहुत अच्छा लगता है। हम आराम से सो जाएंगे, तुम लोग आराम से सो लो। बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं इंसान नहीं हूँ या फिर तुम इंसान नहीं हो? अरे मैं भी तुम्हारे साथ यहीं सोऊंगी। सूरज, क्या तुम भी बाहर आ रहे हो? नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो ठीक है, मैं बाहर सो रही हूँ सोनाक्षी के साथ, तुम अंदर अकेले सो जाओ।
इतना कहकर कोमल जतिन और सोनाक्षी के पास ही चटाई पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। गरीब सोनाक्षी अपनी बहन और जीजा की जितनी हो सकती थी उतनी ही अच्छी मेहमान नवाजी करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी सूरज का मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है। ये देखकर सोनाक्षी जतिन से बोलती है, जतिन, कोमल तो हमारे घर पे बहुत खुश है, लेकिन सूरज जी को लगता है कि हमारे गरीब खाने में रहना पसंद नहीं आया है। हमारी मेहमान नवाजी में वो शाही बातें नहीं रही हैं, इसलिए वो हमसे खुलकर बोलते ही नहीं हैं और ना ही खुलकर खाते हैं और ना ही सो पाते हैं। मुझे लगता है कि हमें कोमल को यहाँ से जाने के लिए बोल देना चाहिए, ताकि सूरज जी अपने घर जाके चैन से खा पी और सो पाए। इतना कहकर दोनों पति पत्नी कोमल के पास जाते हैं और बोलते हैं, कोमल, मुझे लगता है ना कि तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। इस गरीब खाने में तुम आखिर अमीर कितने दिन रहोगे? तू ऐसा क्यों कह रही है? जतिन जी, क्या हुआ? कोमल के पूछने पर जतिन उसे सारी बात समझाता है। तभी कोमल बोलती है, तुम सूरज जी की चिंता क्यों कर रही हो? उनके पास तो मेरे लिए भी कभी वक्त नहीं होता। कम से कम मैं यहाँ आई हूँ तो परिवार की खुशी तो मिल रही है मुझे, और तुम कह रही हो कि चली जाओ। हाँ, अगर तुमको कुछ दिक्कत है तो फिर मैं चली ही जाती हूँ। नहीं, तुम जब तक चाहो जब तक रह सकती हो यहाँ पर। इतना कहकर सोनाक्षी और जतिन चले जाते हैं। दिन गुजर जाते हैं। जतिन सोनाक्षी की हर काम में मदद भी करवाया करता था और घर चलाने में भी उसकी हेल्प करता, साथ ही बाहर भी कमाने जाता। कम होने के बावजूद भी दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे। ये देखकर सूरज बहुत हैरान था। ऐसे ही एक दिन सूरज जतिन के पास जाता है और उससे बोलता है, जतिन, मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा कमाता हूँ। मेरे घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम दोनों पति पत्नी हर एक चीज एक साथ करते हो और एक दूसरे से ना कोई शिकायत है और ना ही कोई दिक्कत। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी पत्नी सारा दिन कितना काम करती है। पानी भर कर लेकर आती है, जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती है, सारा दिन चूल्हे पर अपने हाथ जलाकर मेरे लिए खाना बनाती है। लेकिन तुम्हारे घरों में सारा काम नौकर करते होंगे। तुम सारे दिन ऑफिस में बिताते हो, जो थोड़ा बहुत टाइम बचता भी होगा उसे तुम लोग मोबाइल चलाने में बिता देते हो। तुम्हें पता है, गरीबों का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि पति पत्नी बेशक से कम खाते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में प्यार और वक्त की कोई कमी नहीं होती। हर सुख दुख के साथ ही होते हैं। मेरे दोस्त, एक बार हमारी तरह जीकर देखो, फिर 2 दिन में तुम अपनी 2 साल की जिंदगी जी लोगे। जतिन की बातें सुनकर सूरज कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रात को जैसे ही सोनाक्षी और जतिन बाहर सोने के लिए जाते हैं, तभी सूरज उन्हें रोकते हुए बोलता है, अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग हमें छोड़कर? कहीं नहीं, बाहर सोने के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ बताइए? कोई कहीं नहीं जाएगा। हम चारों ना घर के अंदर ही सोएंगे, और अगर आप लोग बाहर सोना चाहते हो तो हम चारों बाहर सोएंगे। हम अमीर है तो क्या हुआ, आप हमारे साथ भेदभाव करोगे? कोमल, अपना तकिया चादर उठाओ, हम भी सोनाक्षी और जतिन के साथ बाहर सोएंगे, तारों की छाव में। सूरज की बात सुनकर सभी मुस्कुरा पड़ते हैं, जिसके बाद सभी लोग तारों की छाव में लेट जाते हैं और रात भर खूब बातें और हंसी मजाक करते हैं। अब सूरज चूल्हे की रोटी का भी मजा लेता और मिट्टी के बर्तनों की खुशबू से अपना दिल खुश करता। सूरज का ये बदलाव देखकर कोमल को बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद सूरज और कोमल वापस अपने घर आ जाते हैं। तभी सूरज बोलता है, कोमल, मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा बिजी रहता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता। जब मैं सोनाक्षी और जतिन के घर गया तो उनके घर में गरीबी के साथ उनका प्यार देखा ना मैंने, तो मुझे एहसास हुआ कि एक पति से पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, वो अपनी पत्नी का साथ और समय दोनों देने के लिए होता है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, घर कोई भी बना सकता है, लेकिन जो अपनी पत्नी को रानी बनाकर घर के अंदर रखता है ना, वही मर्द होता है। और आज से मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें ना अपनी जिंदगी का सारा समय दूंगा। हाँ, कुछ काम के लिए भी निकालूंगा, लेकिन ज्यादा समय तुम्हें ही दिया करूंगा। सूरज की बात सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। इस तरह अब अमीर गरीब के घर मेहमान बनकर जाते तो गरीब अमीर के घर मेहमान बनकर आते और आपस में प्रेम बढ़ाते। संग्रामपुर नामक गांव में नारायण दास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसे खेती करने का बड़ा शौक था। ऐसे ही एक दिन नारायण दास अपनी बीवी सुनीता से अपने बेटे की शादी के बारे में बात करता है और कहता है, भाग्यवान, कब तक मैं इसी तरह खेती करता रहूंगा? बताओ मुझे, अब तो तुम्हारा लाल भी बड़ा हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शादी कर देते हैं। क्या कहती हो तुम? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। शादी के बाद आपकी मदद बेटा खेत में जाकर कर दिया करेगा, तो वहीं बहू मेरी मदद घर के काम में कर देगी।
मुझसे भी अब घर के काम होते नहीं है ना जी। ठीक है, फिर मैं भी कहीं बात चलाता हूँ कि इस नालायक के लिए अगर कोई किस्मत वाली लड़की मिल जाए, और अगर हमारी बहू की किस्मत अच्छी हुई तो हम दोनों बूढ़ों का भी जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन बहू हमें अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे बेटे का कोई भरोसा नहीं है, कब हमें बीच मझधार में छोड़कर चल बैठे। ऐसा मत कहिए, हमारा बेटा है, हम दोनों की मजबूरियों को वो जरूर समझेगा। अपने बेटे पर इतना तो भरोसा रखिए। मैं अभी रीमा जी से बात करती हूँ, अगर उनकी नजर में कोई अच्छी लड़की होगी तो वो जरूर बताएंगी और हम उसे अपनी बहू बना कर ले आएंगे। ठीक है, तुम बात करो, मैं भी देखता हूँ कि कहीं कोई गुणी बेटी हमारे सत्तू की किस्मत में आए और भाग्य बदल दे। चलो, अब सब कुछ ऊपर वालों के भरोसे है। नारायण दास और सुनीता बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन किरण आती है। अरे किरण जी, आइए आइए बैठिए। आज आप अचानक से हमारे घर पर आ गई, क्या बात है? कोई जरूरी काम था क्या? अरे अगर कोई जरूरी काम होता तो मुझे बुलवा लेती, मैं आ जाती आपके घर पर। अरे नहीं सुनीता जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आपके साथ बैठकर 2 बातें करने आई हूँ। सोचा अकेले कितना ही बैठ जाऊँ, जरा आपके घर का चक्कर लगा लूँ, ऐसा सोचकर आ गई मैं। वैसे मेरे आने से आप दोनों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे कैसी बात कर रही हो आप? आपके आने से हमें कोई परेशानी क्यों होगी भला? और बताइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है आप अपने सत्तू के लिए लड़की ढूंढ रहे हो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ? अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो, अगर बुरा लगे तो मुझे बता देना। अरे हाँ हाँ बोलिए ना, और मैं किसी की बात का भला बुरा क्यों मानूंगी? वैसे भी बुरा मानने वाली जैसी कोई बात थोड़ी ना होगी। आप निश्चिंत होकर बोलिए, मैं आपकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी। मेरे भाई की एक बेटी है, क्या आप अपने बेटे का रिश्ता मेरे भाई की बेटी आराधना से करना चाहेंगे? अगर आपको इस रिश्ते से कोई दिक्कत ना हो तो बता देना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। सुनीता और नारायण दास किरण जी की बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे और अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लग गए थे। गुजरते वक्त के साथ सुनीता के बेटे की शादी भी हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन सुनीता की बहू अपनी सास और ससुर से कहती है, अच्छे मोल भाव करता है वो, क्योंकि उसको बाजार के सारे चीजों का दाम पता है, लेकिन आपको तो उस पर भरोसा ही नहीं है। अरे जब आपको उस पर भरोसा ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, बताइए आप। भाग्यवान, बस करो अपने बेटे की तारीफें करना और एक बार जरा अपनी बहू की तरफ भी देख लो। घर का काम करने के बाद खेत में भी काम करेगी बोल रही है। अरे तो आपका क्या फैसला है, बहू खेत में काम करेगी या नहीं, ये भी बता दीजिए, ताकि बेचारी आपकी हाँ के इंतजार में ना रहे। उम्मीद लगाकर बैठी हुई है बहू। नहीं, मेरे रहते हुए बहू खेत में काम नहीं करेगी। बहू, तुम घर संभालो और अपने पति के दिमाग में कुछ अच्छी बातें डालो, ताकि उस नालायक के दिमाग में भी कुछ अकल आ जाए। नारायण दास अपनी बात को खत्म करते ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अपने ससुर को गुस्से में जाता देख आराधना अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे खेत में काम करना है, आप पापा जी को मनाइए ना। मैं चाहती हूँ कि मैं और पिताजी खेत में काम करें, आपके बेटे बाजार में जाकर सब्जियाँ बेचे, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन बहू, तेरे ससुर जी को कौन समझाए? मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई है, बारिश का भी कुछ पता नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं पापा जी की मदद करती हूँ। अगर 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ जी, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, जिससे हमारी ये गरीबी दोबारा कभी नहीं आएगी।
खेती करके भला कौन सा किसान खुश रहा है? कभी देखा है किसानों को खुशियां मनाते हुए? हर साल सूखा पड़ने के कारण बहुत सारे किसान अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनीता की बात सुनकर आराधना गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि सुनीता की कही बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच थी। इसीलिए आराधना कुछ अलग करने का सोचती है, लेकिन खेती में ही। बहुत सोचने के बाद आराधना अपनी सास से बात करने का सोचती है। अगली सुबह आराधना अपने ससुर के खेत जाते ही अपनी सास से कहती है, जी माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है खेती को लेकर। अगर मुझे कुछ जगह मिल जाए जिस पे मैं खेती कर सकूं, तो शायद हमारे जैसे किसानों को कभी आत्महत्या न करनी पड़े। अरे ऐसा क्यों सोच रही है? कहीं पगला वगला तो नहीं गई है? या सच में तेरे सर पर खेती का भूत चढ़ गया है? देख बहू, तू कुछ भी कर, लेकिन अपने सपने उतने ही देख जितना तू उन्हें पूरा कर सके। जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जीने में तेरी भलाई है। माँ जी, मुझ पर यकीन रखिए, और मदद के लिए आपका बेटा भी तो है। बस कुछ समय हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हम भी खुश रहा करेंगे। ऐसा क्या करने वाली है तू? अरे मुझे भी बता, मैं भी तेरी कुछ मदद कर दिया करूंगी। आखिर मैं तेरी सास जो हूँ। माँ जी, मैं कीवी की खेती करना चाहती हूँ, जिससे हमें कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि अब हम क्या करें। धीरे धीरे हम इस खेती को बढ़ा भी सकते हैं और दूसरे लोगों तक ये तरकीब पहुँचा भी सकते हैं। लेकिन बहू, तूने कभी ऐसी फसल उगाई है जिसका तू जिक्र कर रही है? देख, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन तेरी हिम्मत देखकर तुझ पर भरोसा बहुत कर रही हूँ। तू कुछ भी कर सकती है तो मैं तेरे साथ हूँ। बस मेरे भरोसे को तोड़ियो मत। आराधना अपनी सास का आशीर्वाद लेते हुए अपने घर के आंगन में ही कीवी की खेती करने का फैसला करती है। अगले दिन खेती के लिए सभी चीजें लेकर आती है, जैसे खाद, कीटनाशक की दवाइयाँ, पौधे इत्यादि। आराधना छोटे छोटे कीवी के पौधे लगाती है और घर पर रहकर देखभाल करती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पौधे बेल बन गए और अब उसमें कीवी भी उगने लगी। बेल पर कीवी देखकर सुनीता खुश होकर अपनी बहू से कहती है, बहू बहू बहू, मैं बहुत खुश हूँ। बाहर चल और देख, तेरी मेहनत रंग लाई। तेरी कीवी के फल उगे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बाहर चल और देख, तेरा सपना सच हो गया है बहू। हाँ माँ जी, ये हकीकत है। हमारी मेहनत सफल हुई। अब हम इस कीवी को पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, फिर जाकर बाजार में बेचेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे आंगन में कीवी उगी है। मैं ये खुशखबरी तेरे ससुर जी को जरूर दूंगी। वो इस खुशखबरी को सुनेंगे ना, तो वो भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे और तुझ पर बहुत गर्व होगा मेरी बहू ने। माँ जी, अगर आपका साथ ना होता तो शायद मैं कभी ये सब कर ही नहीं पाती। अब पापा जी को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मदद की है हमारी इस कीवी के खेत में। देख, तेरे ससुर जी भी आ रहे हैं। उनको मैं अब बताऊंगी कि तेरा लिया हुआ फैसला गलत नहीं था बहू। क्या बातें हो रही हैं सास और बहू में? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे वाह, क्या बात है बहू, कीवी लग गए हैं। सच में बहू, तूने जो कहा वो करके दिखाया। तेरे जैसी बहू को पाकर मेरा तो सर गर्व से ऊंचा हो गया है। पिताजी, अब आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है, जब खेत पूरा खाली होने लगे, बरसात हमारी फसल खराब कर देती है तो कितना दुख होता है, लेकिन हम कीवी की खेती भी कर सकते हैं। देख लिया मेरी बहू की कीवी की खेती। आप बताइए, मेरी बहू की कहीं गलती थी क्या? अब तो आप भी बहू के साथ कीवी की खेती करना शुरू कर देंगे ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम दोनों खेती करा करेंगे और सत्तू बाजार जाकर कीवी का व्यापार करेगा।
अनुज अपने परिवार में अपनी भाभी कविता को बहुत पसंद करता था, लेकिन कविता एक गरीब परिवार से थी, जिसके चलते उसका पति राजेश और सास आशा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत लालची थे जो पैसों के चलते हमेशा उसकी बेइज्जती करते थे। लेकिन कविता सीधे स्वभाव की थी, इसलिए वो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। एक दिन आशा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और उसकी नजर खौलते हुए गर्म पानी पर जाती है। तभी वो कविता को आवाज देती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुझे अपने नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए कहा था ना? जी माँ जी, मुझे याद है, मैंने पानी गर्म भी कर दिया, इस बाल्टी में ही है पानी। माँ जी आप मेरा हाथ छोड़िए, बहुत जलन हो रही है। तू इसी पानी से मुझे जलाना चाहती थी ना? तब भी मेरे लिए गर्म पानी की जगह उबलता हुआ पानी लेकर आई थी, अब तू जल। कविता की आवाज सुनकर उसका देवर अनुज भागते हुए वहाँ आता है और कविता का हाथ गर्म पानी से बाहर निकालता है। साथ ही वो गुस्से में कहता है, माँ आप ये क्या कर रही है? आपके अंदर दया नाम की चीज है भी या नहीं? जो इंसान गलत करे उसके लिए मेरे अंदर कोई दया नहीं है, और तू औरतों के मामले में तो पढ़ ही मत। आखिर भाभी ने ऐसा क्या कर दिया जो आपने उनका हाथ जला दिया? मैंने इससे कहा था मेरे नहाने के लिए गर्म पानी दे, और ये मेरे लिए उबलता पानी लेकर आई ताकि मैं जल जाऊं। माँ भाभी अगर गर्म पानी लेकर आ गई तो क्या हो गया? आप उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला लेती। अगर ठंडा पानी लेकर आती तो आप उन्हें सुनाती, और गर्म पानी लाई तो आपने उन्हें सजा दे दी। आपने ये ठीक नहीं किया माँ। अनुज अपनी भाभी को लेकर कमरे में चला जाता है। कमरे में राजेश भी बैठा होता है, जो कि कविता के जले हुए हाथ को देखने के बाद भी तैयार होने में लगा रहता है। अनुज कविता के हाथ में दवा लगाता है। अब आप चुपचाप से अपने कमरे में चलिए और आराम कीजिए, कहीं नहीं जाएंगी आप। जा रसोई में जाकर खाना बना, यहाँ महारानियों की तरह आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया आपको दिखाई नहीं दे रहा भाभी का कितना हाथ जल गया है? उनसे उनका हाल चाल पूछने की जगह आप कह रहे रसोई में जाके खाना बनाए। अनुज, औरतों को ये छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। हाँ भैया मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, मैं जाती हूँ खाना बनाने। जिस दिन भाभी नहीं होंगी ना, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि वो इस घर के लिए क्या मायने रखती है। एक इंसान के जाने के बाद उसकी कदर होती है, लेकिन फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। अनुज गुस्से में अपने ऑफिस निकल जाता है और अपनी दोस्त मधु को अपनी भाभी के बारे में बताता है। दूसरी तरफ आशा कविता से घर का सारा काम करवाती। दिन गुजरते हैं और अनुज अपने ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। तभी राजेश अपने ऑफिस से घर आकर सीधे अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? माँ, मुझसे ये नौकरी नहीं होती, मुझे अपना कोई काम करना है जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। जानती हूँ बेटा, तेरी शादी में तो खोटा दहेज का सिक्का भी नहीं मिला था। अब तक तो तू अपना काम भी शुरू कर लेता। माँ, वो टाइम तो गया, लेकिन अब क्या करूँ? आज मेरा बॉस से झगड़ा हो गया और मैंने नौकरी छोड़ दी। अब पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे तो अब इसी से निकलवाने पड़ेंगे। चाय रखकर इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? कल अपने मायके चली जाइयो और पैसे लेकर आइयो। माँ जी, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, अगर होते तो शादी के टाइम दे ही देते ना। वो सब मुझे नहीं पता, तू अभी निकल मेरे घर से और कल पैसे लेकर ही आइयो। आशा कविता को घर से बाहर निकाल देती है। कविता अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता का देहांत हो गया है। वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी अपने पति के गम में चल बसती है, जिसके बाद कविता हार जाती है। एक दिन बेसुध रोड पर चलते हुए वो एक बड़ी सी गाड़ी से टकरा जाती है। उस गाड़ी से एक मधु नाम की लड़की बाहर आती है, जो कि उसकी दोस्त होती है। कविता उसे अपने बुरे हालातों के बारे में बताती है। मधु उसे घर लेकर जाती है, साथ ही उसका इलाज भी करवाती है। दूसरी तरफ अनुज घर वापस आता है और अपनी माँ से कविता के बारे में पूछता है, जिस पर आशा उसे कविता के मायके जाने का झूठ बोल देती है। तभी अनुज के पास मधु का फोन आता है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जैसी कहानी तुमने अपनी भाभी की मुझे सुनाई थी, मेरी दोस्त के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आजकल के लोग कैसे हैं यार। मैं आया, भाभी के बारे में सबसे पूछा,
तो सबने यही कहा कि वो मायके गई है, लेकिन ये लोग तो कभी भाभी को मायके जाने ही नहीं देते। दाल में कुछ काला तो है। तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ या नहीं? हाँ हाँ, सुन तो रहा हूँ। एक काम करेगी, मुझे उस औरत से मिलना है। आजा मेरे घर, मैं आज घर ही हूँ। भाभी, आप यहाँ कैसे? भैया, माँ जी ने और आपके भैया ने मुझे पैसों के लिए घर से बाहर निकाल दिया। मेरे माँ बाप नहीं रहे, अब मैं मर जाना चाहती हूँ। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे घर वालों को 1 मिनट में सुधार देती। तुम सही कह रही हो। उनके पास मेरी भाभी जैसी सीधी सादी मासूम इंसान थी, तो उन्होंने इस पे अत्याचार किया, इनकी कदर नहीं की। अगर तुम्हारे जैसी बहू उन्हें मिलती तो उन्हें कदर समझ आती भाभी की। हाँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे किराए की पत्नी बनोगी? घर चलोगी मेरे और वहां पे नाटक करोगी कुछ दिन, ताकि मेरी भाभी को उनका दर्जा वापस मिल जाए। और हाँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम ये नाटक खत्म कर देंगे और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगले दिन अनुज मधु को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है। नलायक, तूने ये क्या किया? बिना बताए शादी कर ली? माँ, ये मधु है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं कह सकता। हमारी शादी हुई है और आपको बताता तो आप पूछती ये कौन है, मैं बताता ये अनाथ है तो आप मना कर देती, इसलिए मैंने आपको बताना सही नहीं समझा और शादी कर ली। क्योंकि आप लोगों को तो पैसे वाली बहू चाहिए थी ना, इसलिए। इसे तो मैं अभी घर से बाहर निकालती हूँ। आशा जैसे ही मधु का हाथ मोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, मधु उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। माँ जी, मैं आपकी बड़ी बहू नहीं बल्कि छोटी बहू हूँ और आज के जमाने की हूँ। आपके हर चीज का जवाब देना जानती हूँ, तो आगे से हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए ही उठाना। अनुज, तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं है? मेरी प्यारी भोली भाली माँ, पिताजी ने आपको कभी कुछ कहा है? नहीं कहा है ना, क्योंकि वो अपनी पत्नी के आगे मुंह नहीं खोलते, तो मैं कैसे बोल दूं? और वैसे भी माँ आप ही तो कहती हो ना कि औरतों के मामले में आदमी को नहीं बोलना चाहिए, तो मैं कैसे बोल दूं? माँ, आपका नियम है, आपका बेटा होने के नाते मुझे पालन तो करना चाहिए। तू तो अभी से गुलाम हो गया अपनी बीवी का। आशा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मधु चाय लेकर आशा के कमरे में जाती है। आशा को सोता देखकर गरम चाय में उसका हाथ डाल देती है। हाय हाय, मार डाला, जला दिया मेरा हाथ। क्या हुआ माँ जी, ज्यादा जलन हो रही है क्या? क्या हुआ माँ, आप चिल्लाई क्यों? देख, तेरी बीवी ने मेरा हाथ जला दिया। मधु, तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो गलत है ना? हाँ, गलत तो है, लेकिन क्या उस टाइम गलत नहीं था जब इन्होंने अपनी बड़ी बहू का हाथ उबलते पानी में डाल दिया था? हाँ, सही कहा तुमने। माँ, आपने भी तो भाभी का हाथ जलाया था, आपने तो नहीं सोचा था, तो ये बेचारी क्या करेगी? कोई बात नहीं। चलिए चलिए, काम करिए घर का, कमरे में बैठे मत रहिए। मधु आशा का वही हाल करती है जो उसने अपनी बड़ी बहू के साथ किया था। वो उससे घर के सारे काम करवाती। वहीं दूसरी तरफ राजेश भी पैसों के लालच में अमीर लड़की के पीछे पड़ जाता है, जो उसे अपने घर में नौकर बनाकर रखती है। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगता है कि आज के जमाने में कविता जैसी बहू जो घर परिवार को साथ लेकर चले, सबकी इज्जत करे, मिलना बहुत मुश्किल है। दोनों एक दिन उसकी फोटो के सामने खड़े होकर रो रहे थे। बहू, आज तेरे ना रहने पर मुझे लगता है कि मैंने क्या खो दिया, तेरे साथ कितना गलत किया। काश ये बात मुझे समय रहते ही समझ आ जाती तो तू हमारे साथ होती। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, मैंने आपको माफ किया। बहू, तू कहाँ चली गई थी? कहाँ थी इतने दिनों से? मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दो कविता, तुम्हारे जाने के बाद ही समझ आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो फिर अनुज, मेरा काम पूरा हुआ। मैंने तुम्हारी भाभी को उनका हक दिला दिया। अब मैं चलती हूँ। बहू, तुम्हारी वजह से ही आज हमारा परिवार पूरा हुआ है। हमें सही गलत का पता चला है। कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, मैं आपके किराए की बहू थी। मेरी अनुज से कोई शादी नहीं हुई थी। मैं तो बस अपने दोस्त की मदद कर रही थी। आखिरकार अनुज अपने काम में कामयाब हो जाता है और किराए की बहू के कारण वो अपनी भाभी को उसका हक इज्जत के साथ दिलवा देता है। जिसके बाद मधु वहाँ से चली जाती है और अनुज का परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है।